जय हिंद। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो सेट है हमारा वो देखते हैं। तो पहले पैसेज है हमारे पास, वी हैव बीन प्रोजेक्टेड एज अ नेशन विथ ट्रेडिशनल और तांत्रिक आर्ट। तो प्रोजेक्टेड का मतलब हो गया क्या, एक तरीके से प्रेजेंटेड, किसी चीज को सही ढंग से प्रेजेंट करना ही प्रोजेक्ट कहलाता है। तो वी हैव बीन प्रोजेक्टेड एज अ नेशन, तो हम लोग जो है एक ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रोजेक्ट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। कैसे राष्ट्र के रूप में, तो विथ ट्रेडिशनल और तांत्रिक आर्ट, कि हमारा जो आर्ट है वो या तो ट्रेडिशनल है, पुराना है, पारंपरिक है, या फिर तंत्र विद्या से संबंधित है। तांत्रिक हिंदी में जो बोलते हैं वही यह तांत्रिक है। तांत्रिक मतलब तंत्र मंत्र से संबंधित। वी डोंट टॉक अबाउट आवर कंटेम्पररी वर्क। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, समकालीन। जैसे अभी जो हम लोग रह रहे हैं, तो अभी का जो अपना कहलाएगा वो कहलाएगा क्या, कंटेम्पररी वर्ल्ड। अभी जो अमेरिका में हमारे मतलब जैसे हम लोग यहाँ हैं, तो अमेरिका में जो लोग होंगे वो हमारे कंटेम्पररी फेलो कहलाएंगे। तो हम लोग कंटेम्पररी वर्क यानी अभी जो चल रहा है उसकी बात नहीं करते, और ट्राई टू गेट पब्लिसिटी या फिर पब्लिसिटी लेने की कोशिश नहीं करते। विच द गवर्नमेंट और इट्स ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव डन। तो शुड हैव प्लस V3 का मतलब होता है कि होना चाहिए था बट हुआ नहीं। करे कि जो कि हमारे सरकार को, इट्स का यूज सरकार के लिए हो रहा है, या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा करना चाहिए था, पब्लिसिटी पाने की कोशिश करनी चाहिए थी, कंटेम्पररी वर्क पे ध्यान देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली नोबडी नोज अबाउट आवर वर्क। बोल रहा है कि अगर हम बात करें तो बेसिकली कोई हमारे काम को जानता ही नहीं है। यहाँ जो वर्क की बात हो रही है वो आर्ट से रिलेटेड है। दो का मतलब हालांकि, यद्यपि। तो द चाइनीज, लेकिन अगर बात हम लोग चाइनीज की करें, कोरियंस की करें, जापानीज की करें, या फिर सिंगापोरियंस की करें, तो वे रिप्रेजेंटेड एट फ्लोरेंस। तो वो लोग फ्लोरेंस में रिप्रेजेंट किए, लेकिन हमारे काम को कोई नहीं जानता है। प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब होता है शोकाकुल पूर्वक। जब आप कोई चीज में शोक मनाते हुए कुछ करते हैं तब वहां पर प्लेंटिवली का यूज होता है। तो प्लेंटिव होता है शोकपूर्वक, तो प्लेंटिवली उसी से एडवर्ब बन गया। इन माई एक्सेप्टेंस स्पीच, मैंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में आई आस्क्ड द कमिटी टू लुक मोर इनटू साउथ एशियन आर्ट। मैंने कमिटी को कहा कि साउथ एशियन आर्ट में वो ज्यादा जो है ध्यान दें, ज्यादा देखें। देखिए आस्क का दो मतलब होता है, एक आस्क होता है पूछना, जब आप यूज करते हैं आस्क के बाद सीधा समथिंग तो पूछना हो जाता है, लेकिन जब आप आस्क के बाद somebody लगा देते हैं कि आस्क somebody to do something, तब आस्क का मतलब हो जाता है कहना। जैसे ही asked me a question, तो ऐसे भी यूज होगा, और ही asked me to do this work मतलब हो गया उसने मुझे यह काम करने को कहा। he asked me a question, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा। बट जब आप बोलेंगे ही आस्क्ड, यहाँ somebody लगा देंगे, मी टू डू समथिंग, आगे क्या लगा देंगे कि टू डू समथिंग, तो क्या हो जाएगा, उसने कहा। द आर्ट वर्ल्ड बिलीव्स इट बाउंड्रीज एंड इन यूरोप एंड अमेरिका। कह रहे कि आर्ट वर्ल्ड यानी कि आर्ट की जो दुनिया है वो मानती है कि इनके बाउंड्री, इनका जो सीमा है वो यूरोप और अमेरिका तक ही है। यहाँ हमारा जो राइटर है वो उन लोगों को कह रहा है कि आप साउथ एशियन आर्ट की ओर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आर्ट वर्ल्ड जो है अमेरिका और यूरोप तक ही है। यू नो कंटेम्पररी आर्ट इज बिग बिजनेस विद इन अ क्लोज सर्किल। कह रहा है यू नो, आप जानते हैं कि कंटेम्पररी आर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है एक क्लोज सर्किल में। जस्ट एज इट्स अ क्लोज्ड मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता सर्किट इन इंडिया। जैसे कि यह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सर्किल हो इंडिया में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे दिया हुआ है कि इस पैसेज के थीम के बारे में, कि द थीम ऑफ द पैसेज इज। थीम क्या है इस पैसेज का, थीम का मतलब हो जाता है उद्देश्य, कि इस पैसेज को लिखने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है। तो द राइज ऑफ आर्ट मार्केट इन साउथ ईस्ट एशिया, तो ये तब लिखते हैं जब यहाँ पर राइटर साउथ ईस्ट एशिया में जो आर्ट मार्केट है अगर उसके राइज के बारे में बताते, बट उन्होंने तो बताया नहीं, तो ये नहीं होगा। द अमेरिकन डोमिनेंस इन आर्ट एरिया, तो अगर सॉरी आर्ट एरिना, एरिना भी क्षेत्र होता है। तो अगर राइटर जो है इस पैसेज में बात करता है अमेरिकन डोमिनेंस की, डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व
है ना, किसी भी चीज पर जब आपका प्रभुत्व होता है तो डोमिनेंस होता है, तो उसकी भी बात नहीं है। देयर इज नो बैरियर इन आर्ट, आर्ट में कोई बाधा नहीं है, तो बैरियर वगैरह की बात ही नहीं हुई। इंडियन आर्ट लैक्स डोमिनेंस इन ग्लोबल आर्ट एरिना, तो बिल्कुल सही, क्योंकि वहां कहा गया है कि नो बडी नोज अस या आर वर्क, कि हमारे वर्क को कोई नहीं जानता, यानी कि इंडिया का जो आर्ट है वहां जो है वो ग्लोबल आर्ट एरिना में अपना डोमिनेंस नहीं दिखा पाता है। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। आगे कह रहा है कि इंडियन आर्ट इज प्रोजेक्टेड अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, अब्रॉड से पहले इन, एट या टू का यूज नहीं करते, इसका मतलब विदेश में या विदेश को होता है। तो विदेश में बोलना है तो सिर्फ अब्रॉड बोलेंगे, इन अब्रॉड बोलने की जरूरत नहीं है। तो इंडियन आर्ट इज प्रोजेक्टेड अब्रॉड एज, तो फर्स्ट ही जो लाइन था हमारा वही जो है बता रहा था कि क्या है, तो ट्रेडिशनल और तांत्रिक, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो ट्रेडिशनल ही हमारे पास ऑप्शन में है, तो ट्रेडिशनल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट रिकॉग्नाइज आवर कंटेम्पररी आर्ट, कि कह रहा है कि जो दूसरे हिस्से के लोग हैं वो हमारे आर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो यहां पर देखिए इसका कारण दिया हुआ है कि इसलिए नहीं करते कि हम लोग उसको पब्लिसिटी करने का, उसको पब्लिक करने का कोशिश ही नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे आर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो उस आधार पर जो है यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट एडवर्टाइज्ड देम, एडवर्टाइज करने का मतलब उसको पब्लिक करना, उसका विज्ञापन करना, प्रचार प्रसार करना, तो हम लोग प्रचार प्रसार करते ही नहीं है, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकेंड नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर। तो 4 जो क्वेश्चन है तो इसमें जो है क्या कह रहा है कि द वर्ल्ड आर्ट सिस्टम रिकॉग्नाइज द बाउंड्री ऑफ कंटेम्पररी आर्ट, तो कहाँ कहाँ की बात थी, तो यूरोप और अमेरिका दोनों जगह की बात थी, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3rd नंबर। आगे आपके पास नरेशन है, He said be quiet and listen to my words, तो imperative sentence है, ऑर्डर में भी बदल सकता है, रिक्वेस्ट में भी बदल सकता है, अर्ग में भी, बट रिक्वेस्ट में बदलने के लिए यहाँ पर प्लीज का होना आवश्यक होता है, तो इसमें प्लीज है नहीं, तो रिक्वेस्ट हमारा नहीं होगा। अब देखिए ये माई है यहाँ पर, और फर्स्ट पर्सन जो है बदल जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि माई जो है चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो जब माई ही के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर माई किस में बदलेगा, हिज में बदलेगा। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में हिज है, तो इसमें माई है तो होगा नहीं, इसमें हिज है और इसमें हिज है, तो इसी दोनों में से कोई होगा। बट देखिए यहाँ क्या है कि ही ऑर्डर टू बी क्वाइट, तो जब आगे बी क्वाइट 2 + V1 का यूज हुआ तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, तो सिर्फ V1 का यूज होना चाहिए, बट यहाँ पर लिसन लगा दिया, यानी ये भी नहीं होगा, आपका 4 नंबर हो गया। और का मतलब भी जो होता है वो यही होता है कि किसी को कोई काम करने के लिए एक तरीके से मतलब बोलना, उससे विनती भी करना होता है, उसको भड़काना भी होता है, तो इसी सेंस में, तो ये हो जाएगा आपका 4। हु टॉट यू ग्रामर, तुम्हें ग्रामर किसने पढ़ाया, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप बनाएंगे ये सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर क्या है कि हु टॉट यू, थोड़ा सा बना के बता दे रहे हैं आपको, हु टॉट यू ग्रामर, तो हु क्या है ना कि व्यापक अर्थ में यूज होता है, सब्जेक्ट के तरह भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के तरह भी यूज होता है, तो इसलिए इसका पैसिव भी 2 तरीके से बनता है। बट यहाँ पर ये क्या है कि एज अ सब्जेक्ट है कि हु टॉट यू ग्रामर, तो ग्रामर सॉरी हु सब्जेक्ट हो गया, टॉट आपका वर्ब हो गया, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और ग्रामर भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए जब हम इसको बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो हो जाएगा यू, उसके बाद वर्ब, तो टॉट है तो टॉट का V2 का होता है वो प्लस V3, तो यू वो टॉट, उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रामर, और ये जो है बाय हुम, लास्ट में हम लोग बाय प्लस ये लगाते हैं सब्जेक्ट, तो बाय और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन है तो हमें जो आंसर होगा वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए WH को आगे ले जाना होगा, तो इसलिए बाय हुम कहाँ चला जाएगा, सेंटेंस के शुरू में, और WH आगे आ जाएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब भी आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वो यू टॉट ग्रामर, बाय हुम वो यू टॉट ग्रामर, तो आपका सही हो जाएगा कौन सा, बाय हुम वो यू टॉट ग्रामर, 2nd नंबर। तो 6 का आंसर हो गया आपका कौन सा सही, तो 2nd। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहा है जो
8 नंबर में, सॉरी 7 नंबर में, है ना। तो 7 में पूछ रहा है जो वो है कि क्या होता है फेमिनिन ड्रोन का। तो देखिए ड्रोन क्या होता है, तो जो मधुमक्खी होता है उसी को ड्रोन बोलते हैं, मेल को। तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, बी। ड्रोन जो है, इसलिए ड्रोन कैमरा होता है तो वो क्या होता है, उड़ता है। ड्रोन कैमरा होता है तो वो उड़ता है। तो ड्रोन का काम, मधुमक्खी का काम क्या है, उड़ना। तो उसी तरीके से जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले होते हैं कैमरा उमरा, उसे ड्रोन बोला जाता है। आगे कह रहा है प्लूरल लिखने के लिए पोनी का। तो पोनी का जो प्लूरल होगा वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि वाई लगा हुआ है, और वाई लगने से पहले क्या है, तो एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, और जब कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा के IES लगाते हैं। तो पोनी का प्लूरल क्या हो जाएगा, पोनीज। पोनी बोलते किसको हैं, तो पोनी बोलते हैं घोड़ा को। घोड़ा जो है इसी को हम लोग बोलते हैं पोनी। अब देखिए यहीं से एक इंटरेस्टिंग वर्ड आया है, वो है पोनी टेल। तो देखिए टेल का मतलब होता है पूंछ। तो ये जो घोड़ा का पूंछ होता है, तो इस आकार का जो पूंछ हो गया एक तरीके से टेल। तो ऐसा जो बाल होता है ना, हेयर स्टाइल, तो उसको हम लोग पोनी टेल बोलते हैं। तो देखिए इससे मिलता जुलता ये हेयर स्टाइल है। तो इस तरीके का कोई भी स्टाइल जहाँ की आप यहाँ पर रबर लगा लें एक, और फिर नीचे ये छोटा भी हो सकता है, इतना छोटा भी रहेगा, ये बड़ा भी रह सकता है, और भी बड़ा रह सकता है। तो कितना भी बड़ा रहे, बट एक रबर के बाद सिर्फ इस तरीके से ये नीचे गिरा रहे, तो इसको हम लोग पोनी टेल बोलते हैं। क्यों, तो ये जो है टेल किससे मिलता जुलता है, तो इसी घोड़ा से मिलता जुलता है। सो इट इज कॉल्ड पोनी टेल। आगे चलते हैं हम लोग स्लिट का पास्ट फॉर्म लिखने। तो स्लिट का तीनों फॉर्म जो है सेम ही होता है, स्लिट स्लिट स्लिट। स्लिट का मतलब होता है एक पतली पट्टी के रूप में काटना, वो ऑपरेशन वगैरह में भी स्लिट का यूज होता है। स्लिट होता है पतली पट्टी काटना। तो तीनों फॉर्म सेम हो जाएगा। सिनोनियम कह रहा है डोंटलेस का लिखने, तो आपको जो है यहाँ पर मीनिंग लिख दिया गया है। डोंटलेस का मतलब क्या होता है, बहादुर, निडर। तो डोंटलेस का सिनोनियम टिमिड होगा नहीं। क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा। देखिए टिमिड डरपोक लिखा हुआ है, क्लमसी बेढंगा लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी लें, ज़्यादा बेहतर होगा। इजी आसान तो ये भी नहीं होगा। और क्रेजियस का मतलब क्या होता है, बहादुर होता है, ये आपको पता है, तो इसलिए यही हो जाएगा। एंटोनियम कह रहा है माइजर का लिखने। तो माइजर का मतलब क्या होता है, तो माइजर मतलब कंजूस, ये तो पता है। पिटिएबल है तो दयनीय स्थिति, पीटी होता है दया, तो पिटिएबल हो गया दया के लायक यानी दयनीय। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है चिंतित, जब आप तनाव में हैं तो डिस्ट्रेस्ड हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, देखिए सबका लिखा हुआ मीनिंग। फेवरेट मतलब पसंदीदा। तो कंजूस का उल्टा क्या, कंजूस कम खर्च करने वाला, तो स्पेंड थ्रिफ्ट ज्यादा खर्च करने वाला। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 11th का हो जाएगा बी। 12 की ओर चलते हैं। चूज वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, यानी कि कुछ लोगों का शासन। ठीक है, तो कुछ लोगों का शासन। तो देखिए जिस वर्ड में भी आकी या क्रेसी लगा हो तो वो शासन को बताता है, जैसे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, तो ये सब शासन को बताता है। तो एरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन, यानी समाज में जो सभ्य लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका जब शासन होता है तो वो एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। निरंकुश शासन को ऑटोक्रेसी कहते हैं। पेंटिसोक्रेसी जो है, इसका मतलब होता है जहां सबको बराबर ट्रीट किया जाए। ये एक इगैलिटेरियन सिस्टम हो गया एक तरीके से, जहां की बराबर सबका शासन हो। और ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों का शासन, जो केंद्र में जो कुछ लोग होते हैं, 2 4 5 लोग ही हैं या 10 लोग हैं, बस वही लोग शासन कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, ओलिगार्की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर में कह रहा है टू ब्रेक अवे मीन्स। तो ब्रेक अवे का जो मतलब होता है, तो ब्रेक अवे का मतलब होता है क्या, टूट कर अलग हो जाना। तो गिव अप का मतलब हो गया त्यागना। कोलैप्स का मतलब हो जाता है ढह जाना। डिसइंटीग्रेट, तो देखिए इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, तो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना। और इंटर बाय फोर्स, तो कौन सा हो जाएगा, तो ब्रेक अवे का हो जाएगा डिसइंटीग्रेट, टूटकर अलग होना। 14 में कह रहा है नीदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स प्रेजेंट। तो देखिए जब आप नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास और इसके बाद वर्ब लगाना होता है, तो आप क्या करते हैं, तो ये चीज नीदर नॉर में भी फॉलो होता है। सेम चीज जो है इधर और में भी फॉलो होता है। यही चीज आपका सिर्फ और में भी फॉलो होता है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि इस सब में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब होता है। यानी वर्ब हमें यहाँ लगाना है और हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो जो सबसे नजदीक होगा, तो सबसे नजदीक यही है, तो इसी के अनुसार से वर्ब हो जाएगा। तो ये प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल वो। नेक्स्ट है हमारे पास अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग सजेशंस
मेड। तो देखिए अ नंबर ऑफ जब रहे तो डिटर्मिनर नाउन हमारा प्लूरल होगा और वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अ यहाँ लगा रहेगा, ध्यान रखेंगे, बट उसके बावजूद चूंकि यह ढेर सारा को बताता है इसलिए जो है इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे हम, प्लूरल। और जब द नंबर रहे, ये द वर्ड आ जाए तब सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ नाउन प्लूरल होगा बट तब वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि ये जो है ग्रुप को बताता है। तो अ नंबर है हमारे पास तो प्लूरल हो जाएगा। और सजेशन दिया गया, लोगों ने सजेशन देने का काम किया, यानी ये भी ध्यान रखना है कि ये एक्टिव में नहीं पैसिव में बनेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। 16 में कह रहा है ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने पहले समाप्त कर दिया। ही बिगेन लेट, शुरू लास्ट में किया था। तो देखिए जब आप ये बोलेंगे कि उसने समाप्त पहले कर दिया जबकि उसने शुरू सबसे लास्ट में किया था, तो आपको कॉन्ट्रास्ट को बताना होगा। तो कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए क्या यूज होता है, दो का मतलब क्या हो जाता है, यद्यपि, हालांकि, है ना, कि दो का यूज यद्यपि या हालांकि हो जाता है। और येट जो है अगर इसी में उल्टा ये रहता कि ही बिगेन लेट, ये पहले रहता और फिर होता कि येट ही फिनिश्ड फर्स्ट, तब हम लोग येट भी लगा सकते थे। येट मीनिंग देता है फिर भी का, तो फिर भी में क्या होगा, पहले ये बताना होगा कि उसने लेट शुरू किया फिर भी पहले बना लिया। तो अगर येट लगाना होता तो हमें ही बिगेन लेट क्या करना होता, शुरू में लिखना होता। स्टिल का मतलब अभी भी और अनटिल का मतलब जब तक नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, दो। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड जो है 17 to 20 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन यू प्रोसीड फर्दर, तो आगे बढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन का जवाब दें। तो बढ़ने से पहले, तो पहले के अर्थ में क्या यूज होगा, तो बिफोर। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, कि इससे पहले कि आप आगे बढ़ते हैं पिछले क्वेश्चन का जवाब दें। ही वर्कड अर्नेस्टनेस, तो अर्नेस्ट हो गया एडजेक्टिव गंभीर, और नेस लग गया तो नाउन। अर्नेस्टनेस मतलब हो गया गंभीरता, तो उसने गंभीरता से काम किया, तो क्या हो जाएगा, विथ अर्नेस्टनेस। याद कर लेंगे, ये सब प्रीपोजिशन काफी जो है एग्जाम में आपके मायने रखता है। हिज स्किल कम्स, उसका स्किल कहां से आता है, तो प्रैक्टिस से, यानी कि आपको सोर्स बताना है कि कहां से ओरिजिन आ रहा है। तो सोर्स को बताने के लिए किसका यूज होगा, तो फ्रॉम का हो जाएगा। द अनगैदर्ड राइस, अनगैदर्ड मतलब जो इकट्ठा किया हुआ नहीं था। ही ले का मतलब लेटा हुआ, ले क्या होता है कि एक ले यूज होता है, ले का मतलब होता है अंडा देना या फिर रखना, तो इसका होता है V2 V3 के रूप में लेड, लेड। और एक होता है लाए, लाए का मतलब एक तो झूठ बोलना होता है और एक होता है परे रहना, खुद यानी परे रहना। तो परे रहना के अर्थ में लाई का होता है लाए, ले, लेन। ठीक, तो यहाँ ये क्या है कि वह पड़ा हुआ था, विश्राम कर रहा था, तो इसका V2 लगा हुआ है ले। ये नहीं सोचेंगे कि इसका V1 होता तो फिर ही के साथ ले नहीं लेज होता, और तब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और ये इंट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट के बिना यूज होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। तो क्या होगा कि राइस के बगल में, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावे। तो यहाँ अलावे का सेंस आएगा नहीं, दो का मतलब हालांकि का भी नहीं आएगा, और थ्रू मतलब से होकर, तो राइस से होकर कैसे सोएगा, तो क्या होगा कि यहाँ बगल में ऐसे राइस जमा था और यहीं पे ये आदमी यहाँ पर लेटा हुआ था, तो बगल में, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का ये सेट यहीं समाप्त होता है। आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू रख रहे हैं अपने स्टडी को।